मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका में एक्सट्रीम लिबर्टी का कॉन्सेप्ट चलता है। उसका क्या मतलब है कि जैसे स्पाउस है ना, तो पति का अलग रिलीजन हो सकता है, पत्नी का अलग, दोनों का अलग अलग धर्म हो सकते हैं। वही अभी जो परेशानी है वहाँ के जो उपराष्ट्रपति उस पर है, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रेंड है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनता है ना, एक ट्रेंड है वहाँ का। तो अभी उपराष्ट्रपति जो है वो तो क्रिश्चियन हुआ, उसकी जो वाइफ है वो इंडियन मूल की है ना, भारतीय मूल की है। तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ये क्रिश्चियनिटी को अपना लो करके। अगर वो क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाएगी तो उसके सारे वोट बैंक बिगड़ेंगे ना, तो ऐसा दबाव उस पर बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ऑफिस ऑफ सुपरफिशियल हाइनेस आप लोग समझ पाए, कृत्रिम महानता का पद क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद में वो शक्तियाँ नहीं है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति में हैं, तो इसलिए यहाँ इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, कृत्रिम महानता, खाली एक बनावटी महानता है वो। ओके, बाकी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बाकी तो औपचारिकताएं हैं, वो तुमको याद होगा, और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है इसमें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? टेन्योर कितने समय के लिए बनता है उपराष्ट्रपति भारत में? 8 5। अब प्राइम मिनिस्टर पर आते हैं। जरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब क्या क्या जानते हो, जरा बता दो। तुम क्या जानती हो प्राइम मिनिस्टर के बारे में? बताओ। कुछ तो होगा। हैं? लाउडली थोड़ा। संसद का विश्वास पात्र होता है, कह सकते हैं। अपने पद पर बना रहेगा, या आपने उसकी वो फिक्स कर दी? ठीक है, पावर लिमिट हो गई ना। और तुम बताओ एक आध पॉइंट। 2 तुमने बता दिए, एक आध तुम बताओ। कुछ भी बता दो ना प्राइम मिनिस्टर के बारे में, टेन्योर के बारे में बता दो, जो तुमने पढ़ा है कुछ तो बताओ। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है ना। प्रसाद पर्यंत करता है नहीं, विश्वास पर्यंत। हाँ, किसके विश्वास पर्यंत? सदन के। हाँ, लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद धारण करता है। बस इतना ही था। उसका रिकमेंडेशन देता राष्ट्रपति को कि इनका आवंटन करना है ये। हाँ, अगर मंत्री परिषद में किसी एक मंत्री का डेथ हो जाता है तो मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री का डेथ हो गया तो पूरी वो भंग हो जाएगी, ठीक है, मंत्री परिषद। ये कॉन्सेप्ट बताया था। फिर उसमें मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? लोकसभा के, निम्न सदन के, ठीक है। और प्रत्येक मंत्री इंडिविजुअली जो उत्तरदायी होंगे वो होंगे किसके लिए? राष्ट्रपति की, ठीक है। इंडिविजुअली हर एक मंत्री जो उत्तरदायी है वो किसके लिए होगा? राष्ट्रपति के, या तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, लेकिन जो है वो राष्ट्रपति आता है, इसमें एग्जाम में आता है कभी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में इतना बहुत है, बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो तो रटने वाली चीज़ें हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों साथ ही चल रहे हैं पॉइंट, इसमें कुछ नहीं। अब AGI के बारे में बताओ जरा। नहीं, वो तुम क्या बताने लगी हो, AGI पूछ रहा हूँ। अनिश्चित, अनंत काल तक। लाभ का पद नहीं माना जाता है ना, ऐसा। ठीक है, और कुछ है इसमें AGI के बारे में? ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ कोई केस ना हो, इसका ध्यान रखें। और तो हो ही गया। इसे मतलब इसका काम क्या होता है, जैसे कोई सरकार ने कोई कानून बनाया
तो लीगल वो देता है, वो एडवाइजरी कि हो सकता है कि कल को ये कानून गलत बन सकता है, तो पहले ही उसको समझा देता है कि हमको यहाँ पे ये सुधार कर लेने चाहिए, ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट में कोई विवाद ना जाए। समझ पा रहे? हाँ बस भाई, सरकार का वकील है ना वो। देखो इसके 2-3 कार्य होते हैं। पहला काम तो वो सरकार का लीगल एडवाइजर है, ओके। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा उसको कोई सा भी काम सौंपा जा सकता है, जैसे वित्त मंत्री, सॉरी जो क्या होता है वो, एक वो नहीं बनती हमारी, अरे वित्त आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इनको राष्ट्रपति कोई और अन्य कार्य भी सौंप सकते हैं। वैसे इसका भी है, किसका, ईजीआई का, कोई और कार्य भी इसको सौंपा जा सकता है। अब आते हैं कैग पे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे लोक वित्त का संरक्षक बताया होगा मैंने, क्यों कहते हैं? लोक वित्त का संरक्षक कैसे है वो? लोक वित्त बताए थे ना, 266, 267, 266, 2, ये तीनों आर्टिकल से हमने समझाया होगा। लेखा जोखा, चित्रगुप्त थोड़ा है चित्रगुप्त को जानते हो? चित्रगुप्त तो यमराज का करता है ना, यमराज के साथ रहता है, तो ये भारत सरकार का। हाँ वही तो लेखा जोखा इन्होंने बताया ना, चित्रगुप्त का काम वही तो है ना। हाँ प्रोसेस था ना कि जो वो कर रहा है, क्या ऑडिट कर रहा है, उसके 3 प्रोसेस बताए होंगे। हाँ रूल चेक किया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये रुपया निकला है या नहीं। दूसरा क्या था? निष्पादन, हाँ उसी में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा था वित्तीय, है ना, मतलब वित्त को चेक करना था, वो भ्रष्टाचार के लिए माना जाता है। फिर मैंने आपको समझाया होगा कि ये कैसे प्रेशर ग्रुप इस पर काम करता है, उसको हम यूज़ वहाँ कर सकते हैं PIL वगैरह डालने के लिए। फिर इसमें हमने बताया था कि ये जो कैग की रिपोर्ट होती है, ये वार्षिक स्तर पर राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगा। फिर इस पर कौन सी समिति होती है हमारी, लोक लेखा समिति, उस पर विचार करेगी, अपना रिजल्ट देगी, जिसका यूज कौन करती है? भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होता है मोस्टली, ठीक है। अपोजिशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कौन है इसमें? आप गवर्नर के बारे में आते हैं थोड़ा, देखिए भारत का एक होगा गवर्नर, भारत का होगा ना। हाँ हाँ, तो हर राज्य का एक गवर्नर होगा। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये इम्यूनिटी मिल गई थी कि एक से ज़्यादा राज्यों का एक ही गवर्नर हो सकता है? हाँ 55 चेक किया, क्रॉस चेक सही बताया था, ये गलत तो नहीं था? सही था, घर जाके चेक किया तुमने? क्या पता मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, देखते रहना, मेरी बुद्धि कभी सही नहीं चलती है ना, देखते रहना। अगला है, हाँ गवर्नर की जरा भूमिका के बारे में बताओ। गवर्नर दोहरी भूमिका में है ना, हम मेन चीज़ों पे काम करेंगे। दोहरी भूमिका में क्या था? एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह काम करता है, दूसरा वो राज्य का प्रमुख होता है, मतलब एज ए राष्ट्रपति, राज्य का राष्ट्रपति मान सकते हैं उसको, और दूसरा केंद्र का एजेंट है। इन दोनों में इनकी भूमिकाओं को समझाओ तो जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में क्या क्या भूमिका है उसकी? उसकी डिस्क्रिशनरी पावर याद रहनी चाहिए आपको। सुरक्षित रख सकता है ना, उसके लिए आर्टिकल 200 का हवाला दिया होगा। हाँ आर्टिकल 200 के तहत वो राष्ट्रपति को किसी भी बिल को सुरक्षित रख सकता है। यही तो अभी विवाद था ना, ये तमिलनाडु वाला, अगर आपको ध्यान है तमिलनाडु में ये तो विवाद हुआ था। अब उसको हमने वो कर जाना मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा कोई वो होल्ड करके नहीं रह सकता कोई राज्यपाल, है ना, उसको कारण देना ही पड़ेगा कि इसलिए मैंने होल्ड किया है। और ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती थी। कौन सा आर्टिकल में बताया था मैंने? 163 क्लॉज 1 एंड सेकेंड। 163 क्लॉज 1 में क्या था? उन मामलों को छोड़कर जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास, ठीक है। राज्यपाल की सलाह और सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया क्या हो गया? राज्य का मुख्यमंत्री होगा। सेकंड वाले में बताया होगा कि कौन से विषय डिस्क्रिशनरी होंगे, वो हाँ संविधान ने वो पूरी पावर उसी को दी है, किसको? राज्यपाल को, कि कौन से विषय को मैं डिस्क्रिशनरी पावर मानो या ना मानो। मैंने फिर कुछ एग्जाम्पल बताऊंगे आपको उसमें।
जैसे 356 का प्रयोग किया जाना, राष्ट्रपति के लिए किसी पद को रखा जाना, राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रख देते ना, होल्ड करके रख देते हैं बिल्कुल, या फिर सीएम की नियुक्ति करना, ये सारी चीज़ें क्या है जो उसको विवादित बना देती हैं इस पद को। तो आर्टिकल 163 की इम्यूनिटी से जो राज्यपाल का पद है वो क्या हो जाता है, विवादित हो जाता है, ठीक है, वो केंद्र का एजेंट होता है। दूसरा, राज्यपाल की एक राज्य में जो भूमिका होती है उसके बारे में हमको पता ही है ना, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया है, मंत्रिपरिषद का जन्मदाता वही है, वही उसको पैदा करता है सीएम की सलाह पर। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की थी वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की होगी, ठीक है, उसकी कुछ कार्यकारी शक्तियाँ वही होंगी जो केंद्र में राष्ट्रपति की थी। अब यहाँ कौन सी भूमिका नहीं होगी, उस पर कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं होंगी यहाँ पे। और वो तीनों, हमारा राष्ट्रपति क्या होता था, तीनों सेनाओं का मुख्य कमांडर होता था ना, तो यहाँ वो इन दो चीज़ों को हटा के बाकी सेम होगा। दूसरा हम आएंगे विधायिका शक्तियाँ। विधायिका शक्ति में क्या थी, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारी चीज़ें। अध्यादेश जारी करने की भी सेम शक्ति थी, बस यहाँ राज्य सूची के विषय पर वो काम हो जाएगा। ओके, फिर हमने पढ़ा होगा क्लेमेंसी पावर में कुछ एक आध फेरबदल हुए थे। क्लेमेंसी पावर में क्या बताया था, क्षमादान शक्तियाँ। हाँ उनका, हाँ बिल्कुल 1/6 मेंबर्स का बताया होगा ना, उसमें 5 आधार बता दिए होंगे, उसमें एक अलग सा सहकारी समिति जोड़ दिया था 5वां। फिर मैंने क्या पूछा था आपसे, हाँ क्लेमेंसी पावर थी ना, क्षमादान शक्तियाँ। क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति से राज्यपाल की अलग कैसे हैं, पार्डन नहीं कर सकता है। दूसरा, कोर्ट मार्शल में उसका कोई पावर नहीं है। और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी था, हाँ मैंने बताया होगा कि अगर केंद्र सूची के किसी विषय का जब उल्लंघन होता है तब राष्ट्रपति सजा माफ़ कर सकता है। आईपीसी अगर सीआरपीसी में कोई दिक्कत थी, मैंने उस दिन झटका भाई को बताया नहीं था एग्जाम्पल, कि अगर लैंड रेवेन्यू वाला मामला था तो कहाँ होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ अगर कोई केस बनता है तो तब राज्यपाल उसको क्षमा कर सकता है। मतलब अगर केंद्र सूची के विषय संबंधित कोई कानून बना है उसको पार्डन कौन कर सकता है, ओनली राष्ट्रपति। लेकिन राज्य सूची के विषय का कोई, हाँ कोर्ट मार्शल का मतलब है जैसे कोई आर्मी वाला है, आर्मी वाले पे जो आर्मी ही वो करती है उस पर। आपने एक मूवी बताता हूँ अगर आपको ध्यान है, आप लोग मूवी देखते हो, अल्लू अर्जुन की मूवी है एक फौजी वाली, जिसमें फौजी होता है जो उसके साथ टॉर्चर होता है, बस वो कोर्ट मार्शल है, ठीक समझे। हाँ वो सेना का होता है ना, पूरा सेना ही सजा देगी। हालांकि इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये आर्टिकल 34 था ना, 4 में बताया तो होगा मैंने आपको। कोर्ट मार्शल का मतलब है आर्मी लॉ। कोई जैसे एक कर्मचारी है आर्मी वाला कोई, ठीक है, उसने किसी आर्मी का रूल तोड़ा, अब आर्मी उस पर जो उसका शोषण करेगी, शोषण तो क्या उसको सुधारने के लिए जो भी प्रयास करेगी वो होगा आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट। उस पर गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, सेना ही सजा देगी, वो कोर्ट मार्शल होता है। ठीक, इसको देख लेना, वो फिल्म में अच्छे समझा रखा है, बहुत मार खाता है। बस हो गया गवर्नर। और कुछ है गवर्नर में, कुछ छूटा है? कोई आपका डाउट है पूछते रहिए, तभी तो मुझे भी लगेगा तुम लोग पढ़ रहे हो, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो। गवर्नर में कुछ छूटा? आपका कोई डाउट है पूछ सकते हो। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है तो कोई विधेयक आ गया तो बिल्कुल राष्ट्रपति है ना वो, तो पूरा राष्ट्रपति की भूमिका में है। हाँ इसीलिए तो एज सुन एज पॉसिबल लिखा है ना। भारत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है, बाकी और कुछ भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति खाली हो सकता है। हाँ उस समय वो उपराष्ट्रपति नहीं रहता है, पूरी राष्ट्रपति की भूमिका में रहता है। उसको सैलरी अब उपराष्ट्रपति की नहीं मिलेगी। खैर इंडिया में उपराष्ट्रपति की सैलरी होती नहीं है, उसको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के बतौर मिलती है ना। तो मैंने बोला नहीं, वो सुपरफिशियल हाइनेस है ना, वो खाली कृत्रिम महानता का पद है, उसको सैलरी भी नहीं मिलती उस पद के नाम से। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं?
तुमने भी दिया था ना बोर्ड उसको, उपराष्ट्रपति को बोर्ड दिया था ना तुमने, दिया था कौन देता है फिर उसको? उसमें मनोनीत सदस्य भी ऐड हो जाते हैं बस, और लेकिन विधानसभा का कोई सदस्य नहीं होगा उसमें, ऐसी है या गलत बता रहा हूँ? अरे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य आ जाते हैं, मनोनीत प्लस इलेक्टेड। और आपका कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हैं आप, बाकी मेरे को आप कल का आंसर दिखाइए जो आपको दिया था। नहीं लिखा? भारतीय संविधान प्रस्तावना, ये कॉपी पॉलिटी की भर गई पूरी? अच्छा दोनों। भारतीय संविधान प्रस्तावना इसके आत्मा हो गया। अपने मन से लिखा है या उससे ChatGPT से लिखा है? कौन कौन सी चीज़ें टापी हैं बताओ फटाफट। अपने मन से नहीं लिखा है? अपने मन से लिखो ना। कितना समय लगेगा इसको लिखने में? 3 घंटे में लिखा है? ये हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी शुरुआत। तीन घंटे इतने में तो पूरा लिखना पड़ेगा। गणतांत्रिक में होगा एक एक, मैंने भी तो पूरा 1.5 घंटे लगाया था जब पहला आंसर लिखा था। हाँ नेगेटिव एकदम से बोलना भी सही अच्छा नहीं लगता है ना। तो बौद्धिक जुगाली हो पा रही है? ऐसे सारे सब्जेक्टों में होगा ना ये काम, जितने पढ़ रहे उत्तराखंड पढ़ रहे हर चीज़ को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर SDM बनना है तो, तहसीलदार बनना है तो, वरना कोई नहीं। ग्रुप C में तो ये सारी चीज़ें रट के हो ही जाएगा। यह प्रेस मीडिया आम नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना। हाँ कुछ टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। रीजनिंग आती है? रीजनिंग आती होगी बस, बाकी उसमें जो वो आता है ना कॉम्प्रिहेंशन, वो बहुत आसान होता है। PCS की बात कर रहा हूँ, UPSC में तो IIT वालों से भी नहीं होते हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विवाद असंतोष पैदा हो सकता है। मतलब असंतोष कैसे हो सकता है, इसको जस्टिफाई आप कर सकती हो? आपने लिखा ना कि स्वतंत्रता वाले में जो नेगेटिव एंगल गया है उसमें आपने लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विवाद एवं असंतोष पैदा हो सकता है। असंतोष कैसे पैदा होगा? भाषण किसने बोला? भाषण तुमने बोला? भाषण से भी तो होगा असंतोष, जिससे वो हेट स्पीच कहते थे, इसको हेट स्पीच वाला है। ये अपने मन से नहीं लिखा है ना, ये असंतोष वाला। हाँ अब ज़्यादा एक्टिव हो गया बोले हिंदू में। हाँ जैसे BJP सरकार से आई जब से। हाँ एक एक ना क्वेश्चन रोज बनाया करो घर जाके, जरूरी नहीं है मेरे ही सब्जेक्ट का बनाओ, और सब्जेक्ट भी तो पढ़े रहे हो ना, उत्तराखंड पढ़ रहे हो, उसी का क्वेश्चन PYQ से निकालो क्या क्या रखा है। बहुत आसान आते हैं प्रश्न, बस तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। ठीक है नेक्स्ट लाओ तो। 3 घंटे लगने ही थे यार। जब हो जाएगा ना प्रैक्टिस में तो फिर ये इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं बनेगी। हाँ ये किसकी कॉपी है? तुम्हारी कॉपी है?
तुम्हारे तो पहले से ही थोड़ा खराब चल रही राइटिंग, तो और खराब हो जाएगी। भारतीय संविधान प्रस्तावना इसकी आत्मा के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है, लेकिन यह एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विषय है। अच्छा, अलग अलग विद्वानों द्वारा इसे अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं, कुछ निम्नलिखित हैं। प्रस्तावना शक्ति का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना सीधे तौर पर अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। क्या कहना, अप्रवर्तनीय है ना, अप्रवर्त, उन शब्दों को याद करो, उन शब्दों का ही तो वजन होगा ना। अब आपने लिखा है, हाँ तुमने लिखा है ना कि प्रस्तावना सीधे तौर पर अदालत में लागू करने योग्य नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आम आदमी ने लिखा, एस्पिरेंट लिखेगा तो उसको अप्रवर्त, तभी तो तुम पढ़ रहे हो ना चीज़ों को। वहाँ पर वर्ड कौन सा यूज होगा, अप्रवर्तनीय या नॉट इन्फोर्सेबल। तो मतलब है कि प्रावधान, ये क्या किया, दो 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 तरीके से बना रखा है प्रश्न संविधान की आत्मा। समर्थन में तर्क, समर्थन में तर्क। अब ये टापा है ना कहीं से, समर्थन में तर्क वाला है ना। हाँ, क्योंकि समर्थन में जो तर्क लिखा ना, यहीं से पकड़ में आ रहा है, आलोचनात्मक तर्क। अच्छा, आप लोग ना एक मुझे मौलिक समस्या बताओ कि आंसर लिखने में क्या मौलिक समस्या आ सकती है, उन पॉइंट पे बात करते हैं थोड़ा। कॉपी दिखाओ अपनी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को। भाषा कौन सी, उर्दू में चल रहा है क्या, हिंदी तो है, वो भी स्पष्ट हिंदू है, हिंदी भाषा चल रही है क्या, एक भाषा हो गई। और क्या समस्या आ रही है, यहाँ पर लिखते हैं कुछ पॉइंट। एक तो भाषा की समस्या बताई आपने, और ठीक है, हाँ ये इंग्लिश में आता नहीं था हमारे पेपर में, वो हिंदी में भी आता है कि कुछ कहते थे उसको, आता था यार, 11th-12th में हमने किए थे इसमें। मतलब पूरे वाक्य का एक शब्द होता था, जैसे बहुत बोलने वाला, बहुत पढ़ने वाला, पढ़ाकू, लड़ाकू, कुछ भी हो सकता है। संविधान विशेषज्ञ ठाकुर ताज भार्गव, बाबर संविधान विशेषज्ञ, इस प्रश्न से कहा था कि प्रस्तावना है, यह संविधान की आत्मा है। और कौन सी समस्या है, प्रस्तावना आत्मा क्यों, पीछे से ऐसे क्वेश्चन मार्क भी लगाओ ना फिर। अपने मन से लिखा है, हाँ मतलब अपनी कॉपी से ही लिखा होगा यहाँ पर। प्रस्तावना की आत्मा, प्रस्तावना बनने के पीछे, एक तो की और को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा समस्या आ रही है। संविधान का निचोड़ है, और जैसे आपने निचोड़ वर्ड लिख दिया ना, निचोड़, ये थोड़ा वो होना चाहिए, क्या औपचारिक होना चाहिए शब्द। हाँ देखो, वैसे एक चीज़ है ना, मैं औपचारिकता में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो तब मेरी आदत बनी हुई है, ठीक। लेकिन हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो जीएस के हैं, यहाँ चल जाता है, इतना ज़्यादा दबाव नहीं लेना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत भारी भरकम शब्द नहीं लिखने हैं। ये जीएस के आंसर इसी फॉर्मेट में चलेंगे, जितना सरल लिखोगे उतना आसान पढ़ने वाले के लिए रहता है। तो यहाँ पे दबाव नहीं रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा औपचारिक बनूँ। हाँ फिर भी इतना अनौपचारिक भी नहीं होना है, जैसे कि उन्होंने लिख दिया निचोड़ है ठीक है, नींबू पानी थोड़ा बना रहे हैं। देखो निचोड़ है को आप लिख सकते थे संविधान का सार है,
लेकिन उस समय लिखते समय याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना अभी हमारी। ऐसे हम रोज़ लिखेंगे तो अपने आप हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन इसके लिए एक ही विकल्प है कि रोज़ लिखना होता है, रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहो, रोज़ निबंध लिखा करो अलग अलग चीज़ों में। निबंध दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक मैं रोज़ हर संडे को निबंध लिखता हूँ ना, तो आप देखना उनको कैसे होता है फॉर्मेट। शक्ति का स्रोत, बाकी तो तुमने टॉप रखा है, क्या देखना। निष्कर्ष यह कहना पूर्णतः उचित है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। भले हाँ, कौन सा वर्ड? निष्कर्ष लिखा था ना मैंने, तो ये मैंने कल ही आपको हिंट दे दिया था। आप कहीं पे ये नहीं लिखोगे कि मुख्य बॉडी चल रही है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है और ये निष्कर्ष लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सीधे फ्लो में, इतना समय, इतना स्कोप ही नहीं रहेगा ना। जब आप फ्लो में बन जाएगा तो एक एक सेकंड आपको कम लगेगा। फिर अभी तो निष्कर्ष लिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और नीचे से ऐसे दो बिंदु भी आ रहे होंगे, दो डंडी। भारतीय संविधान प्रस्तावना इसकी आत्मा के रूप में ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितना समय लगा? तुमको कितना समय लगा इस आंसर को लिखने में? 1.5 घंटा। तुमको 2 घंटे? पहले वाले हाँ 1 घंटा। तुमको 45 मिनट हो गया था। प्रस्तावना को इसके आलोचनात्मक टिप्पणी कर निष्कर्ष। भारतीय संविधान में आदर्श देश के न्याय, समानता, स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन्हें लागू करने में कई चुनौतियां हैं। देखो यहाँ ध्यान दो। तुमने ये जो निष्कर्ष बना दिया ना, ये ऑप्टिमिस्ट नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सब गलत हो गया है, गलती हो गई। देखो, भारतीय संविधान के आदर्श देश को न्याय, समानता, स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन्हें लागू करने में कई चुनौतियां हैं। अब यहाँ पर चुनौती नहीं आएगी, हमने ऊपर लिख दिया है सारी चुनौतियां। अब यहाँ पर हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड देना है आगे की राह, कि ये सही हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि देखो, अब ये यहाँ पर आपको ना अपनी स्टडी का वो बढ़ाना पड़ता है। मैं कैसे लिखता है इसको, यहाँ तक मैं सेम लिखता। वर्तमान जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक ट्रेंड निकाला है कि जितने भी संविधान बने विश्व में, उनकी जो एज है वो 17 वर्ष है, बस 17 ईयर्स। लेकिन इंडिया देखो 80 साल हो गए लगभग संविधान बने हुए, आज भी सुचारू रूप से चल रहा है और हमारे यहाँ सारे अधिकार वगैरह चल ही रहे हैं। तो ऐसा एक देना होता है कि हमने जो काम किया है वो सही था, गलत नहीं है। ठीक है, संविधान की ऐसी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी निष्कर्ष में। ये तो बिल्कुल क्रूर आलोचना है ना। ये तो ये वाली बात है कि चुनौतियाँ लिख दिया आपने ये। और निष्कर्ष में हमेशा याद रखना कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको हिंट भी दिया था ना, हमारा मीटिंग हुआ और मीटिंग में जाते समय कुछ अगर मैंने बुरा बोल दिया, आपने बुरा बोल दिया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी डील फेल हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो निष्कर्ष आएगा मेरा, उसमें कहीं पर आलोचना बिल्कुल नहीं आएगी। वहाँ पर हमने क्या करना है, कितनी भी बुरी बात कही हो उसको हमने सही सिद्ध करके आना है। हाँ, बुरा है, आपने वो चीज़ें बता दी, देखो ना, वो नकारात्मक में सारी चीज़ें बता दी, ये हो सकता है। लेकिन जो हमारा निष्कर्ष होगा उसमें हम क्या देंगे कि ठीक है, हम इसको और ऐसे ऐसे सही बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया नहीं कि संविधान के मामले में क्या दे देंगे। हाँ, अभी बताता हूँ। ये तुमने लिखा है ना, मैंने बोला तो सही लिखा है। भारतीय संविधान के आदर्श देश के न्याय, समानता, स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। ठीक है, समावेशी विकास, सतत विकास, सब बताए थे ना, वो सारे वो आ जाएगा यहाँ पे। व्यावहारिक रूप से इन्हें लागू करने में कई चुनौती, ये नहीं लिखना था बस। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएगा ना, व्यवहारिक रूप से इन्हें लागू करने में, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इन आदर्शों की सफलता जनता और सरकार के सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अब कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि वर्तमान जो सरकार है वो वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में विफल हो गई है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो आप इसको आंसर कैसे देंगे, हम बताओ। वर्तमान सरकार वर्तमान जो सामाजिक चुनौतियां हैं या फिर आर्थिक चुनौतियां हैं, इनको सॉल्व करने में विफल हो गई है।
क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, ऐसा आता प्रश्न, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आर्गुमेंटेटिव है पहले, तो एक हमको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में ना जब हमारे प्रश्न आते हैं, लगभग 20 प्रश्न आते हैं, तो 15 प्रश्न आराम से हो जाते हैं, वो सीधे सीधे होते हैं। 5 प्रश्न ऐसे होते हैं उल्टे, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, बहुत सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। सोचो जरा, क्या बोला था मैंने, प्रश्न याद है? वर्तमान सरकार हमारी वर्तमान जो समस्याएं हैं, वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो समस्याएं, इन समस्याओं को सॉल्व करने में विफल हो गई है, ठीक है, फेल हो गई है। इस तथ्य का आलोचनात्मक टिप्पणी की। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का आंसर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, बता सकते हो? और ऐसा प्रश्न आएगा तो हमेशा उसको आर्गुमेंटेटिव ही बनाएगा वो ऐसा नहीं कह सकता है कि प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए का मतलब क्या हो जाता है? आर्गुमेंटेटिव होगा, या फिर वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा। उसमें तो हमको फिर बताना ही पड़ेगा कि तुमने ये भी नहीं किया, तुमने रोना पड़ेगा, ये भी नहीं दिया, रोजगार भी नहीं दिया, गरीबी ले आया, ये कर ये ना। लेकिन इस तथ्य को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, ये अब वो तुमको चेक करेगा ना कि तुम सरकार के बारे में कैसी अप्रोच रखते हो। तुम कैसी भी रखते हो, लेकिन लिखना कैसे? ये किसने लिखा था? तुमने लिखा है? इतना बड़ा इमला क्यों लिख दिया शुरुआत में? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आदत मेरी जरा ख़राब है सीधे बोलने की, माफ़ करना। सार गर्भित, कम से कम शब्दों में हो। देखो इस प्रश्न को थोड़ा बनाते हैं, जो मैंने आपको दिया था इसको लिखना, जो प्रश्न बोला था इसको लिखो, ठीक है सब ना। लेकिन ये एक मिनट, हाँ थोड़ा निष्कर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तव में इसकी आत्मा है। ओए, वास्तव में इसकी आत्मा है, क्योंकि ये संविधान के आदर्शों स्वरूपों व उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है, लेकिन वास्तविकता में इस अनेक चुनौती आलोचनाएं हैं। ये बिल्कुल नहीं। लास्ट निष्कर्ष में तो कभी आलोचना आएगी नहीं। इसको पीछे दे दो, तुम्हारी कॉपी भी है, सॉरी, इसको भी दे दो। हम एक क्वेश्चन पर डील करेंगे जरा। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या था मैं तो भूल गया हूँ। ठीक है, संविधान जो था इसकी आत्मा थी कौन? प्रस्तावना, ऐसा था ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसका हमने जो निकाला होगा रिजल्ट, निष्कर्ष लिखना, ठीक है। एक चीज़ है ना, हमेशा याद रखना, जो ये रिजल्ट निकलेगा ना वो पूरा फ्लो में निकलता है, अचानक नहीं होगा, याद कभी नहीं होगा ना। अब मुझे खुद समस्या हो रही है, अगर मैं इसका निष्कर्ष दूंगा तो मेरे दिमाग में पहले पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा मेरे को वहाँ से, समझ रही हो? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने जो बिंदु लिखे थे उसके अनुसार, हाँ समकालीन भारत में क्या क्या चीज़ें थी? ये समावेशी विकास, सतत विकास व महिला सशक्तिकरण जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में, बस हो गया पहले इतना, को प्राप्त करने में संविधान की अहम भूमिका रही। बस पहला ही हो सकता है। दूसरा, ये बिल्कुल मत लिखो, दूसरा बन सकता है कि वर्तमान में उस व्यक्ति का नाम भी है कुछ, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ आजकल, रिवाइज नहीं किया मैंने, तो उसने रिसर्च किया है सारे संविधान जितने बने हैं, लिखित संविधान जितने विश्व के हैं, विश्व के लिखित सभी संविधानों में
जिनकी औसत आयु कितनी 17 वर्ष। आज भी वर्तमान भारत 80 वर्ष तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। ये तो देखो, दो निष्कर्ष बता दिए मैंने आपको अलग अलग मेथड से, दोनों सही होंगे। एक ही निष्कर्ष नहीं हो सकता है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमैनिटी इज द सब्जेक्टिव, और ये डिपेंड करेगा कि हर सबके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। क्या देख रही हो? लिखना मैंने लिखा ही नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि उससे क्लास खींच रही थी, मेरे को उस दिन याद था, मैंने बताया नहीं हूँ। तो हमने कंक्लूजन कैसे बनाता आप समझ पाई? थोड़ा थोड़ा ये पूरा थोड़ा ही समझे भी। हाँ देखो ना, चुनौती क्या है, मेरी बात समझो। चुनौती ये है कि उस कम समय में हमको सोचना पड़ता है, और वो तब क्लियर हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको हर एक चीज़ ना टिप्स पे होनी चाहिए। हर एक चीज़, जितनी मैंने चीज़ें पढ़ा दी ना, ये सारी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी हो पाएगा वो। रॉ मटेरियल तो हो। अब देखो, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण लिखा, वहाँ पर समावेशी विकास लिखा, ये अचानक थोड़ा आ रहा है मेरे माइंड में, ऐसा कुछ फिल्म बना होगा ना पीछे। समावेशी विकास क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे इतनी जल्दी इसको। तो जितनी चीज़ें लिखी हैं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको टिप्स पे करना पड़ता है। मैंने बोला नहीं, चैलेंज है ये। 3 घंटे में इतना सारा लिखना बहुत चैलेंज है। अभी तो लिख के देखना घर में, लगभग 1 मिनट में आप 30 सब्जेक्ट अगर लिख पा रहे हो सोच समझ के, तो तब हो सकता है मेंस में। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, यहाँ सूजन ये गांठ में निकल जानी चाहिए, तब होता है। बहुत लिखना पड़ता है इसमें, लेकिन आदत है। 1 महीने से ज़्यादा भी नहीं लगता है, 1 महीने में आदत बन जाती है हमारी। अभी कई चुनौतियाँ हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, पहला चुनौती ऐसा लग रहा होगा। दूसरा कि क्या मैं सही सोच पा रहा हूँ, ये क्या पता है ऐसे हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अभी आप अपने ही मन में एक क्वेश्चन के 1000 आंसर बना रहे हो, ठीक है। ये सारी वो होता है ना, विभेदन कहते हैं इसको। विभेदन सुना है, ज्योग्राफी में पढ़ा है सबने विभेदन, डिफरेंशिएशन। अभी विभेदन की वो चल रही है प्रोसेस। विभेदन में क्या होता है, विभेदन के क्रम में हमने देखा था कि जो भारी पदार्थ थे वो जमीन के अंदर गए, सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर गए होंगे, और हल्के पदार्थ बाहर की ओर आगे होंगे। तो यही तो हो रहा है अभी। अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन के आंसर में मैं किन चीज़ों को डालूं, किन चीज़ों को बाहर कर दूं, ठीक है वो। हाँ बस, रटना पड़े तो कोई दिक्कत हो ना, रट लो ना, अभी तुम रट लो सारी चीज़ों को। रॉ मटेरियल वही तो है, तभी तो तुमको एकदम मैंने आंसर के लिए बोला भी नहीं, लेकिन अब तुमको इतना याद हो जाना चाहिए। कैसे करते हो, सुबह उठ के तो वो बन जाओ ना तोता। सुबह सुबह रटना सही रहता है, वो तुम्हारी आदत होगी। तो आपको ये 2 कंक्लूजन समझ में आए? हाँ, मैं तो ग्रुप सी वाली हूँ, मुझे क्या बता रहा देखो तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको कि वर्तमान जो भारत है, ऐसे लिखा था ना, लिखा क्वेश्चन लिखा आपने? क्या था क्वेश्चन, मैं खुद भूल गया हूँ, क्या बताया था मैंने, क्या पूछा था? आप लोग ना 1 मिनट थोड़ा सा, अगर आप समसामयिकी पढ़ते होंगे ना आप लोग, कौन पढ़ाता है यहाँ, कोई पढ़ाते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे? करंट अफेयर की क्लास होती है यहाँ? पवार जी तो लेते थे शायद बीच में, नहीं आए वो 15 दिन, अभी बोलूँगा। तो यहाँ करंट अफेयर का वो वाला पार्ट काम आता है जो इंडेक्स वगैरह होते हैं, है ना। इस इंडेक्स में भारत की रैंक ये चल रही है, अभी वर्तमान भारत की ये भूमिका है ना। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अगर वो रिपोर्ट्स याद रही, अलग अलग NGO की स्टडी आती हैं, अगर वो ध्यान में रहा तो वो सबसे ऑथेंटिक माना जाएगा, है ना। हमको पता रहेगा कि हम वर्तमान से जुड़े हुए हैं। आंसर जो चेक करेगा वो तो बेवकूफ़ होना होता है, प्रोफेसर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं।
आपने अगर न्यूज़पेपर देखा है तो कल एक स्टडी और आई है, इस पे लेख होते हैं जो तमिल जो हमारे वो थे ना व्यापारी, 2nd सेंचुरी BCE का मिला है वो, ये इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट में एक पहाड़ है, उस पहाड़ में जैसे हम लोग लिखते थे ना, तो हमारे तमिल वो जो हमारी क्या होती है लिपि में, तमिल भाषा की लिपि में लिखा है मतलब। तो ऐसी चीज़ अगर हिस्ट्री में अगर याद रहेगी आपको तो कितना अच्छा रहेगा ना। एंशियंट इंडिया कोई क्वेश्चन आया, आपने इस तर्क को दे दिया तो एग्जामिनर को भी लगता है कि ये हाँ जिंदा है आदमी, वर्तमान में सोच रहा है। एक पारंपरिक रूप से पढ़ने का तरीका थोड़ा हो जाता है, तो हमको वर्तमान से भी लिंक रहना है मतलब, ठीक है। ये नहीं कि हिस्ट्री हमारा एक स्टैटिक सब्जेक्ट है उस पर हाथ नहीं लगाना है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो हर जगह हमने वर्तमान से जुड़ा रहना है। क्वेश्चन क्या था? नए नियम, नीतियों के बारे में बात की थी मैंने। विंडो करप्ट हो गई मेरी, क्या पूछा, क्या बोला था मैंने? लिखा, आपने लिख लेना चाहिए था ना उस समय। वो वर्तमान भारत में क्या बोला था मैंने? हाँ, क्या पीछे से मैंने, हाँ, वर्तमान सरकार वर्तमान समस्याओं को लिखो। वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार समकालीन समस्याओं को, समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी, समकालीन समकालीन समस्याओं को, समकालीन समस्याओं को, अरे समाधान का समाधान लिखना पड़ेगा ना। वर्तमान समस्याओं का समाधान, वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? Are you agree or disagree? This is the type of argumentative question. So how can we deal with this question? What may be the possible introduction of this question? सबके अपने अलग अलग इंट्रोडक्शन होंगे, ठीक है, उस पर बात करते हैं थोड़ा। देखो, मैं इसलिए बोला था अगर आपको इंडेक्स याद है तो मैं इसको वहाँ से लिंक करने की सोच पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सोच पा रहे हो। मैं ऐसा बोलूँगा कि आपने अगर सुना होगा एक फायर पावर इंडेक्स होती है हमारी, उसमें इंडिया की रैंक क्या चल रही है अभी? 4th। फायर पावर इंडेक्स से क्या होता है? बम बनाने में हम कितना आगे हैं, परमाणु शक्ति में हम कितना आगे हैं, तो 4थे नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम जेंडर गैप इंडेक्स देखते हैं या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं या फिर वो हंगर इंडेक्स देखते हैं, इसमें भारत की रैंक बड़ी दयनीय सिद्ध होती है। तो ये क्या दिखा रहा है? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो गई। फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक सबसे ऊपर है, लेकिन इन चीज़ों में हमारी रैंक क्या होगी? नीचे हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि इन आधार पर क्या हो रही है? विफल हो रही है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इंट्रोडक्शन के लिए ये अच्छा लगा आपको? ये तब संभव होगा जब आपको इतना याद करना होगा। इंट्रोडक्शन कैसे दिया, आपको समझ में आया? कैसे दिया? वर्तमान भारत की परिस्थिति को देखा मैंने कि भारत की वर्तमान परिस्थिति कैसी चल रही है। कुछ मैंने ऐसे इंडेक्सेस बताए जिसमें भारत की रैंक बहुत उच्च है और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर भारत की रैंक बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो था बस इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि भारत की रैंक अच्छी उन जगहों में है जहाँ पर अगर स्थान ना भी आता तो कोई समस्या नहीं थी। फायर पावर इंडेक्स में भूटान की कोई अहमियत नहीं है, वो शायद लास्ट में होगा, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में उसका रैंक हमेशा पहले में रहता है लगभग। तो इस चीज़ से हम क्या समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? आंसर में डील कैसे करना है मैं हिंट दे रहा हूँ, बस आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ। अगर फॉर्मेट बन जाएगा तो आंसर तो एक जैसे होते हैं, मैं फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ बस। इंट्रोडक्शन बना और इंट्रोडक्शन से ही मैं इसको मेन बॉडी की ओर लेके आ रहा हूँ।
ठीक है। मैंने जिन जिन चीज़ों को ये सिद्ध किया कि भारत की रैंक जहाँ गलत थी, गलत मतलब जैसे एक एग्जांपल और मेरे को याद आ पा रहा है अभी, वो नहीं होता ये प्रेस इंडेक्स, प्रेस में भूमिका बहुत दयनीय स्थिति है भारत की, हाँ, तो प्रेस आज़ादी भी नहीं है यहाँ, तो इतनी सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं ना, समझ पा रहे हो क्या लिखना है। अब लेकिन हम, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, ये था क्वेश्चन। इन बिंदुओं पे हम सहमत हैं और इन बिंदुओं पर हम सहमत नहीं हैं। मैंने बता दिया हिंट। हम सहमत कहाँ पे हैं, जहाँ पर भारत की रैंक जहाँ पर अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर हो, अच्छी रैंक आ रही है। जैसे इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा हो आपने, पढ़ा है? इन शब्दों से आप वाकिफ हो, पहले ये बताओ। इनोवेशन इंडेक्स होता है ना कि भारत में इनोवेशन में क्या चल रहा है, अभी क्या रैंक है, इसमें प्रत्येक राज्य के साथ भी देखा जाता है, हाँ? फिर हम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाल रही है आजकल भारत सरकार, नीति आयोग, पढ़ा इसके बारे में? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, भारत का रैंक क्या था उसमें, ना उत्तराखंड का? अच्छा, सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का कौन सा विकास स्थान था? देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सारे, ये अगर क्वेश्चन यूपीएससी में आए तो पहले वाला चलेगा, और अगर उत्तराखंड में आ जाए पीसीएस में तो ऐसे चलेगा, समझ पा रहे हो? यूपीएससी तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं आपको पीसीएस में कैसे जाना है, रास्ता तो वही है ना, आंसर कैसे देंगे, समझ पा रहे हो? इन इंडेक्सों पर काम करना होता है। इंडेक्स याद थोड़ा करने, रोज अखबार में आते देख लेना एक राउंड क्या चल रहा है, बस असेसमेंट करना होता है ना चीज़ों का। अच्छा, भारत की रैंक ये है तो ये कम क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या तर्क है? अभी जैसे डॉलर का कीमत कम हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। हमारा रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो गया, डॉलर क्या होते जा रहा है, भारी होते जा रहा है, मजबूत हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? हाँ, सरकार की नीतियाँ तो हैं, सरकार उन्हीं, हमने क्या प्रूव करना है कि सरकार इन समस्याओं को प्रूव करने में क्या है, विफल है। आप समझ पा रहे हो कैसे विफल है? आर्थिक नीति में ये वाला एंगल आ जाएगा कि हमारे डॉलर का वैल्यू रुपये की कीमत में, देखो विनिमय दर होता है किसका है, विदेशी मुद्रा का होता है, हमारी स्वदेशी मुद्रा की तुलना में, इसको याद रखना। तब मैं बार बार क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर, ठीक है। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करूँगा, जहाँ पर मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि समाज में, सामाजिक जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको सकारात्मक सिद्ध करने में हमारी सरकार कहाँ पे फेल हुई है, कहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो समाज के अलग एक एंगल बनेगा, ठीक है। समाज में क्या बनेगा सोचो, हाँ समझ पा रहे हो आप? जेंडर इक्वलिटी कैप को देखना पड़ेगा, उसके आधार पर हम बात कर लेंगे। तो ये ऑथेंटिक बातें हो रही है ना। अब आपको पता है ये रिपोर्ट्स मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप भी नहीं निकाल रहे, कौन, भारत सरकार निकालेगी, या तो फिर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं IMF WTO उनके द्वारा निकलती है चीज़ें। तो इससे बड़ा ऑथेंटिक कुछ हो सकता है? बस हमने खाली नमक मिर्ची तो डालना उसके बाद। अब एक चीज़ देखो, भारत की रैंक मान लो कि जेंडर कैप इंडेक्स में मान लो 105 है आउट ऑफ 160, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। तो हम इसमें अपने हिसाब से, बस ये तो हवाला हो गया कि वर्तमान भारत में की स्थिति इस गैप में, अमुक गैप जो इंडेक्स है इसमें ये रैंक है। अब इसमें असेसमेंट कैसे होगा, एक लाइन में ये क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये भी तो लिखना है। हम कर क्या रहे हैं, सरकार को खराब सिद्ध कर रहे हैं या अच्छा सिद्ध कर रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करेगा। कैसे लिखेंगे जरा सोचो के बताओ। आगे की राह को, आगे की राह पर भी आएंगे, मैं बस अभी हिंट दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन पर डील कैसे करना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कुछ भी नहीं समझा? तुमको समझ में आया? देखो मैंने प्रश्न भी वही लिखा ना, वर्तमान सरकार ही तो लिखा होगा, कांग्रेस सरकार ने लिखा ना ठीक है। तो वर्तमान सरकार का असेसमेंट, ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है, यहाँ आपको सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, चीज़ों को समझना भी पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसमें पॉजिटिव में ये ऐड करेंगे कि वर्तमान जो भारत सरकार है इसको बचाने के लिए देखो कौशल विकास कार्यक्रम लेके आ रही है, इंटेंसिव योजना ला रही है, ठीक है ना। इन 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 शब्दों से वाकिफ हो? इंटेंसिव योजना से पता है क्या होता है? इंटेंसिव योजना क्या है? हम युवाओं को जिनकी एज 18 से 21 वर्ष है, इनको क्या मिलता है, इंटेंसिव देती है सरकार 1 ईयर के लिए, ताकि तुम MNCs में काम कर सको,
है ना, तुमको वो काम सिखाया जाता है, वो स्किल प्रोवाइड करवाई दी जाएगी जिससे कि हम मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत की कंपनी है उसमें हम काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया सकारात्मक में क्या लिखना है। बिल्कुल ये नहीं कहना है कि रोना नहीं है ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, और तो तुम्हारे सामने ऐसा भी तो नहीं है ना कि कुछ नहीं मिला, सब हमको पता है कैसे कैसे करना है। तो आप समझ पाए इस चीज़ को। सकारात्मक देना पड़ेगा, हर जगह सकारात्मक हो जाएगा ना, मैं बोल के रहा हूँ निष्कर्ष तो हमेशा सकारात्मक होगा चाहे कैसी बात हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन चेक करने वाला है कौन है, भारत सरकार चेक करे इसका। वो आपको इसीलिए फंसाने के लिए दिया क्वेश्चन कि आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे सोचते हो चीज़ों को ना। निगेटिविटी कितनी भी गंदगी हो वहाँ से भी हम अच्छा ही निकालना पड़ता है, ये है इसका अप्रोच बस। वो कितना भी आपको उलझाने का कोशिश करे लेकिन आपको यही सिद्ध करना है कि हाँ सरकार बहुत अच्छी है बस। देखो हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो सकते हैं, मेरी मान्यता व्यक्तिगत, मैं बोल के रहा हूँ यहाँ पे हमको डायकोटमी से चलना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत कुछ और हूँ, मुझे भी पता है मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल विरोधी भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जब आंसर राइटिंग की बात होगी और जब पढ़ाने की बात होगी या फिर जब मेरे इंटरव्यू की बात होगी तो मैं सरकार के बिल्कुल पक्ष में रहूँगा, क्योंकि रोटी वहीं से खानी है। तो आप नहीं कर सकते हो ना ऐसा, तो ऐसा है, आपको हमेशा सरकार के पक्ष में ही बात रखनी पड़ेगी। हाँ आलोचना के पक्ष पता होनी चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया आलोचना के पक्ष ये हैं, जो हमारा फेडरल सिस्टम उसको इम्पैक्ट कर ही रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आप इस पर काम करना है इस क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अब तो आपने बोला था कि वीक में 2 क्वेश्चन करेंगे, यही बोला है आपने। ठीक है, तो आपको कब देना है हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, कब दूंगा मैं, मंडे को देना है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको बृहस्पतिवार को, मुझे याद दिला देना, मेरे को याद नहीं रहता है। हाँ हाँ, कॉपी ले आना। ठीक है।